दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जे के कहानियां में। तो चलिए इस मीठी बातों के साथ आज की खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं। उस दिन का सूरज रोज की तरह ही चमक रहा था, पर मेरे लिए वह दिन कुछ अलग था। मैंने सुबह जल्दी उठकर अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया और फिर अपने कामों में लग गई। घर के सारे काम निपटाने के बाद मैंने सोचा कि नहा लूं, क्योंकि आज बहुत काम था और दिन भर रहने वाली थी। मैं जल्दी जल्दी बाथरूम में गई, नहाई और फिर बिना ज्यादा सोचे समझे कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी अचानक याद आया कि अपनी लाउंज बाथरूम में ही छोड़ आई हूँ। बिना वक्त गंवाए वापस बाथरूम की ओर भागी, दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर मेरी सांसें थम गई। मेरे देवर अविनाश, जिसे मैंने हमेशा अपने छोटे भाई की तरह देखा था, वहां खड़ा था और हाथ में मेरा ब्लाउज पकड़े हुए था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जिसे देखकर मैं सहम गई। एक पल के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं अविनाश की ओर देखती रह गई और वह मेरे ब्लाउज को घूर रहा था, जैसे उसमें कुछ खास देख रहा हो। उस वक्त मेरे अंदर डर और घबराहट का एक अजीब सा भाव उठने लगा। मैंने खुद को संभाला और उसके हाथ से ब्लाउज को झटके में खींच लिया। बिना कुछ कहे तेजी से कमरे की तरफ भाग आई। कमरे में आते ही दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठ गई और मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं सोचने लगी, यह अविनाश को क्या हो गया है? वह ऐसा क्यों कर रहा था? क्या मैंने कुछ गलत देख लिया? लेकिन जो देखा था वह किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। अविनाश, जिसे मैंने हमेशा छोटे भाई की तरह माना, आज उसकी आंखों में कुछ और ही था। उस दिन मेरा मन अशांत रहा। हर काम करते वक्त मैं उसी घटना को याद कर रही थी। अविनाश ने जो किया वह मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद यह सिर्फ एक गलती थी और अविनाश को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा था, लेकिन फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। शाम को जब मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी अविनाश चुपचाप मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी मौजूदगी से मेरे अंदर अजीब सी घबराहट होने लगी। वह धीरे से मेरे पास आया और कहा, भाभी, आपके शरीर की महक बहुत प्यारी है। उस दिन आपके ब्लाउज से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। एक रात मेरे पति ने फोन करके मुझे बताया कि आज वह देर से आएंगे। मैंने सोचा आज मौका अच्छा है। फिर जब सब घर वाले सो गए तो मैंने देवर के दरवाजे पर गई। मुझे देखते ही देवर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह बोला, भाभी, आप इस वक्त यहाँ मेरे पास? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे भाई आज देर से आएगा, इसलिए मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मैं कमरे में जा रही हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आकर मेरी बात सुन लेना। यह कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। आधा घंटा गुजर गया था। मैं अपने कमरे में लेटी थी। मैंने पहले ही दरवाजा खुला छोड़ दिया था ताकि किसी को शक ना हो कि कोई मेरे कमरे में आया है। इतने में देवर ने धीरे से कमरे में आ गया। मैंने कहा, आ जाओ, दरवाजा खुला है। वह अंदर आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया। उस वक्त मैंने हरियाणवी सूट पहन रखी थी। देवर काफी देर तक मेरी ओर देखता रहा, फिर कहने लगा, भाभी, आपको क्या बात करनी थी? मैंने उसे प्यार भरी निगाह से देखा और उठकर उसके बिल्कुल पास जाकर बैठ गई। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने, मैं रजनी हूँ, 24 साल की, मेरी शादी को अभी बस 3 साल ही हुए हैं। ससुराल में हम 4 लोग रहते हैं, मैं, मेरे पति, मेरी सास और मेरा देवर। मेरे देवर की उम्र कोई 16 साल होगी, बस मुझसे थोड़ा ही छोटा है। वह अक्सर मेरे आसपास ही भटकते रहता है, कभी किचन में तो कभी आंगन में। उसकी नजरें कभी कभी मुझे अजीब सी लगती, लेकिन मैं सोचती थी कि यह सब मेरे वहम है। एक दिन की बात है, वह मेरे पास आकर बोला, भाभी, मुझे आपसे एक काम है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ खास बात करने आया हो। मैंने सोचा छोटा है, कोई बात होगी। मैंने हंसते हुए कहा, अरे कहो ना देवर जी, तुम्हारा कौन सा काम है? मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ, तुमसे छोटा मोटा काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? वो एक पल के लिए चुप हो गया, फिर कमरे में नजरें घुमाकर बोला, भाभी, मुझे शादी करनी है। उसकी इस बात पर मैं मुस्कुरा उठी। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भाई, शादी के लिए लड़की चाहिए, कोई पसंद है? वह थोड़ा हिचकिचाया, भाभी, लड़की तो चाहिए, पर लड़की ऐसी होनी
चाहिए जो आपके जैसी हो। मैं उसकी बात का मतलब समझते ही खुश हो गई। सोचा शायद उसे मेरी छोटी बहन मीना पसंद है। मीना तो सच में अच्छी है, सीधी सादी और सुंदर, और उम्र में भी सिर्फ 3 साल का ही फर्क है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे तो यह बात है, मीना पसंद है, मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम हाँ कर दो। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए बोला, भाभी वह बात नहीं है आप मेरी बात समझ नहीं रही। उसका जवाब सुनकर मैं थोड़ी चौंक गई। मैंने कहा, क्या मतलब मीना नहीं तो कौन? वो थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर अचानक बोला, भाभी मैं आप जैसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई, मेरा मन अंदर से कांप उठा। मैंने तुरंत अपनी हंसी रोक ली और थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। क्या यह वही देवर है जिसे मैं छोटे भाई की तरह मानती थी? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? यह कैसी बात कर रहे हो तुम? उसने मेरी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद मैं सोचती रह गई कि शायद वह शर्म की वजह से मेरी छोटी बहन का नाम नहीं ले सका, इसीलिए वह शर्मा कर बाहर चला गया, वरना वह मुझसे बात जरूर करता। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि मैं पहले पापा से इस रिश्ते के बारे में पूछूंगी और फिर आकर अपने देवर को खुशखबरी सुनाऊं। जब मैं दोबारा अपने देवर से पूछने गई कि क्या तुम्हें मीना पसंद है, तो वह शर्मा कर बोला, भाभी कहाँ मीना और कहाँ मैं? यह तो चांद को पकड़ने वाली बात है, मैं खुद को उसके काबिल नहीं समझता। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई थी कि इसे मेरी बहन पसंद तो है, लेकिन इसे उम्मीद नहीं कि रिश्ता मिल जाएगा, इसलिए यह ऐसी बातें कर रहा है। अगले ही दिन मैं अपनी माँ के पास गई और उनसे इस बारे में उनकी मर्जी मालूम की। माँ कहने लगी, बेटी हमें तो कोई एतराज नहीं है तुम वहाँ खुश हो तो छोटी भी खुश रहेगी। हाँ, लेकिन तुम अपने देवर से जरूर पूछ लेना कहीं उसे कोई दिक्कत ना हो। मैंने कहा, अविनाश ने मुझसे खुद बात की है, इससे भला क्या एतराज होगा? फिर जाकर मैंने अपने देवर से दोबारा पूछा तो वह कहने लगा, भाभी आपको मेरी यह बात समझ क्यों नहीं आती? रात का वक्त था, मैं उसकी मर्जी मालूम करने उसके कमरे में गई थी। कहने लगा, भाभी मुझे आपकी बहन में कोई दिलचस्पी नहीं है मैं तो बस सबके साथ मजाक कर रहा था। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। अगर उसे मेरी बहन पसंद नहीं थी तो फिर मेरे आगे पीछे फिरने और मेरी मिन्नतें करने की क्या जरूरत थी? अगर उसे शादी करनी थी तो फिर कोई लड़की अपनी पसंद की बता देता, कम से कम मेरी बहन की बेइज्जती तो ना होती। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और जैसे ही मैं इसके कमरे से निकलने लगी, इसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे इसकी यह हरकत बहुत गुस्सा आया। मैंने अपना हाथ झटक कर छुड़ाया और कहा, होश में हो तुम? यह कैसी हरकतें कर रहे हो तुम? मेरे साथ संभालो खुद को, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हें अपना छोटा भाई मानती हूँ। इस पर वह कहने लगा, हाँ क्या हुआ भाभी, मैं भी आपको अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, बल्कि माँ की जगह समझता हूँ। बस अब मेरा वह काम कर दीजिए, मैं समझूंगा। आपने मुझे सब कुछ दे दिया। मैं उसकी बात सुनकर तुरंत अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। इतने में मेरे पति भी आ गए और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने उनको सारी कहानी सुना दी कि आजकल अविनाश अजीब सी हरकतें करता है, ज्यादा देर घर से बाहर भी रहता है। मेरी यह बात सुनकर उन्होंने कहा, एक बात मैंने भी महसूस की है कि वह तुम्हें बड़े गौर से देखता है तो मेरा भाई, लेकिन वह बड़ा हो रहा है, तुम इससे जरा फासले पर रहा करो। चलो कोई तो मेरे जैसा सोचता है, वरना मेरी सास तो उसे सिर्फ एक बच्चा ही मानती है, जबकि मैं अंदर से हर एक बात को समझती थी। अगले दिन मेरे पति घर पर नहीं थे और मैं अपने कमरे में ही मौजूद थी। पति की गैर मौजूदगी में मैं ज्यादातर कमरे से बाहर नहीं जाती थी। मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर खड़ा था। इसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें बिस्कुट और चाय रखी हुई थी। मैं यह देखकर हैरान हो गई। मैंने पूछा, क्यों भाई, यह किस लिए लेकर आ रहे हो? कोई मेहमान है तो रूम में बिठा। वह बोला, अरे नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है छोटा भाई अपनी बहन के साथ बैठकर चाय पीना चाहता है। मैंने कहा, चलो फिर रूम में ही चलते हैं, यहाँ बैठकर क्या चाय पीनी? वह बोला, नहीं भाभी, मुझे यहीं आपके साथ अकेले बैठकर चाय पीनी है और आपसे बातें भी करनी है। मैं उसकी बात सुनकर अजीब हैरानी का शिकार थी, लेकिन फिर सोचा
ताकि इस बात पर कोई नया मसला ना बन जाए। वह इसी तरह मेरे पास बैठा रहा, खुद चाय पी चुका था। फिर मुझसे कहा, चलिए भाभी आप भी चाय पी लीजिए, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। उसकी इन हरकतों पर ना जाने क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था। वह कहने लगा, दरअसल कल मैंने अच्छे तरीके से बात नहीं की थी, मैं अपनी किसी परेशानी में था, वरना आपसे ऐसी बात ना करता। मुझे माफ कर दीजिए, चाय और बिस्कुट इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको एहसास हो कि आपका देवर आपकी कितनी इज्जत करता है। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने खुशी खुशी वह चाय भी पी ली और बिस्कुट भी खा ली, लेकिन चाय और बिस्कुट खाते ही मेरा सिर भारी होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अपने देवर का चेहरा मेरी आंखों के सामने था। इसी वक्त मेरी सास भी कमरे में दाखिल हुई। सास का चेहरा आखिरी बार मेरी आंखों में था। मुझे इसके बाद होश नहीं कि क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। मेरे पति मेरे पास ही बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ है, तुम बेहोश हुई थी या फिर अचानक नींद आ गई थी? मैंने कहा, जी हाँ, मुझे अचानक बहुत सख्त और जोर की नींद आई थी। दरअसल अविनाश चाय और बिस्कुट लेकर आया था, उन्हें खाने के बाद मुझे बहुत नींद आ गई। मैंने कहा। यह सुनकर मेरा पति सोच में पड़ गया। क्या वाकई में अविनाश तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था? लेकिन वह मेरा भाई है, तुम्हें ऐसी चीज क्यों पिलाएं? और वैसे भी माँ जी भी इधर ही थी, हो सकता है कि तुम्हें नींद आ गई हो, तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। मैं अपने पति की बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन सच कहूँ तो अपनी सास के आने की वजह से मुझे अपने पर कोई शक नहीं था। मैंने जाकर अपनी सास से भी बातचीत की, अगर कोई ऐसी वैसी चीज होती तो वह जरूर मुझसे कहती। जाहिर है वह अपनी बहू की तबाही और बर्बादी तो नहीं चाहती थी। सास मेरी अच्छी थी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। मैंने सास से बहुत बार पूछा कि आप मेरे साथ थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम बेहोश हो गई थी, पता नहीं अविनाश कह रहा था कि भाभी को कमजोरी हो गई होगी, उन्हें थोड़ी देर आराम करने दो। अभी मेरा इस बात पर से ध्यान हटा नहीं था कि अगले ही दिन मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी याद है मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे एक काम है, आज वह काम आन पड़ है, इसलिए अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं अपने देवर की बात सुनकर हैरान हो गई थी। यह तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर उसने अपने सर पर हाथ मारा और बोला, चलिए अम्मी को बता दें कि आप मेरे साथ जा रही है, फिर तो कोई ऐतराज नहीं होगा। बहुत शक करती है मुझ पर, उसने बड़ी नाराजगी भरे स्वर में कहा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं उससे इस तरह की बात करूं। मैं चुप हो गई। मैंने कहा, चलो ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। वह खुश हो गया और हम लोग बाइक पर बैठे और घर से निकल पड़े। अब बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने रास्ते में उससे पूछा। दरअसल भाभी मुझे एक लड़की पसंद है, और ऐसी वैसी पसंद नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा पसंद है। पूरी दुनिया में एक वही है जिसे मैं दिल खोलकर प्यार करता हूँ, और वह मुझे बहुत पसंद है। और आपको मैं बताऊं, मेरी मम्मी को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। मैं मम्मी की सोच अच्छी तरह से जानता हूँ। मम्मी को ऐसी बहू चाहिए जो अपने साथ ढेर सारा दहेज लाए, मगर मुझे गरीब खानदान की लड़की से शादी करनी है, और ऐसा नहीं कि बस गरीब खानदान से है। मंजू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, पढ़ी लिखी और शरीफ लड़की है। यह बात कहकर वह खामोश हो गया। मैं देख रही थी कि वह बाइक बहुत ही वीरान इलाके की तरफ लेकर जा रहा, लेकिन मैं उसकी बातों में खो गई थी। वह कहने लगा, अच्छा भाभी अब एक और बात है, आप उन्हें यह नहीं बताइएगा कि आप मेरी भाभी हैं। आप वहाँ पर यही कहिए कि आप मेरी माँ हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। अरे तुम मुझसे इतने भी छोटे नहीं लगते। मैंने उसे टोका तो उसने कहा, नहीं भाभी, उन लोगों को थोड़ी यह बातें पता होती हैं, गरीब लोग हैं। मैं कह दूंगा कि मम्मी अपना बहुत ख्याल रखती है, इसीलिए इतना जवान लगती हैं। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी, लेकिन ना जाने क्यों वह एक बड़े ही अजीब रास्ते की तरफ बाइक ले जा रहा था। यहाँ तक कि एक वीरान जगह पर आकर उसने बाइक रोक ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि ना जाने अब यह मेरे साथ क्या करने वाला है। मैं तो अपने पति से बगैर पूछे इसके साथ चली आई थी।
अगर इसने मेरे साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत की तो मैं इससे कैसे बच पाऊंगी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। मैं यह सोच ही रही थी कि उसने मुझसे कहा, भाभी बस 1 मिनट रुके, मैं आता हूँ। और 1 मिनट का कहकर वह गायब हो गया। मैं डर के मारे कांपने लगी थी। इतनी वीरान जगह पर मैं अकेली खड़ी थी, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। मैं इसी तरह सर झुकाए बाइक के पास खड़ी रही जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। इतने में मेरा देवर भी आ गया। मैंने भगवान का शुक्र रिया अदा किया कि वह वक्त पर आ गया था। फिर गाड़ी वाला फौरन वहां से चला गया। यह कौन था? मैंने देवर से पूछा। जाने दे भाभी, खूबसूरत लड़की देखी नहीं, मक्खियों की तरह इकट्ठा हो जाते हैं। अब परेशान ना हो, दरअसल मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए मिठाइयाँ लेने गया था। उसने हाथ में मिठाई का डब्बा था जिसे देखकर मुझे राहत सी मिली। अब मुझे यकीन हो गया कि वह रिश्ता देखने ही जा रहा है। तकरीबन 25 मिनट बाद हम इन लोगों के घर पहुंचे। घर देखकर मैं वाकई में बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। वह घर बहुत ही छोटा और पुराना था। घर में अंधेरा छाया हुआ था। हम लोग गए तो घर वाले हमसे मिलने बाहर आए। मैंने उस लड़की को देखा, वह वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका रंग गोरा था। इन लोगों ने हमें बहुत इज्जत से बिठाया। वह बहुत ही ज्यादा शरीफ लोग लग रहे थे। मैंने खुद को अविनाश की मां बताया। यह लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। सफेद रंग का जोड़ा था। वह औरत मुझे देखकर खुश हो गई और कहने लगी कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसे ही अच्छे खाते पीते लोगों का रिश्ता चाहती थी, क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत गरीबी देखी है। मैं नहीं चाहती कि इसकी अगली जिंदगी भी गरीबी में गुजरे। मैंने उससे कहा, फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बेटी हमारे घर में ऐश करेगी। मेरी यह बात सुनकर वह औरत खुश हो गई। फिर मेरे देवर ने उनसे कहा कि हम जल्द ही शादी करने के लिए आएंगे क्योंकि बाकी लोग इस रिश्ते पर राजी नहीं होंगे। एक बार जब शादी हो जाएगी तो फिर सब लोग मान जाएंगे। आप अपनी बेटी को हमारे साथ बेफिक्र छोड़ दीजिएगा, हम इस रिश्ते को आखिरी दम तक निभाएंगे। वह औरत हमारी बात सुनकर बहुत खुश हुई, कहने लगी कि बस ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही होगा। फिर हम लोग वहां से निकले तो मेरा देवर बहुत खुश था। बोला कि भाभी आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन यह बात अपने घर में किसी को भी नहीं बतानी है। मेरे माँ भैया इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। जब मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा तो उन्हें मेरी बात माननी ही पड़, इसलिए प्लीज सबको यह बात मत बताना। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए मैंने उसकी बात मान ली। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक बहुत बड़ी शंका थी कि आखिरकार मैं उस चाय पीने के बाद बेहोश क्यों हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने देवर से पूछा, आखिर तुमने उस चाय में क्या मिलाया था जिसे पीकर मैं बेहोश हो गई थी? वह बोला, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो आपके लिए चाय बनाकर ले आया था ताकि मैं आपको खुश कर सकूं। पूरे घर में एक आप ही थी जिन्हें मैं उस लड़की के बारे में बता सकता था। वह जिस तरह से बोल रहा था मुझे नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। खैर थोड़ी देर में हम दोनों घर पहुंच गए, मगर तभी मेरे सिर में जोर से दर्द होने लगा। मुझे चक्कर आने लगे और मैं नीचे गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे पास मेरी सास, पति और देवर बैठे थे। वे सब काफी खुश नजर आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। मेरी सास ने कहा, एक खुशखबरी है बेटा, तुम बहुत जल्द माँ बनने वाली हो। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पति ने बताया कि तुम्हारे ज्यादा काम करने की वजह से तुम्हें बार बार चक्कर आते थे और इसी से तुम बेहोश हो जाती थी। डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम्हें सिर्फ आराम करने की जरूरत है। अब सारी बातें मेरी समझ में आ गई थी। मैं अपने देवर पर शक कर रही थी, लेकिन वह तो इसलिए पूरा दिन मेरे आसपास घूमता था ताकि वह उस लड़की से शादी करवाने के लिए मुझे मना सके। लेकिन मैं ही गलत थी जो उसकी इन हरकतों पर शक कर रही थी। उस दिन के बाद से मैंने अपने देवर पर शक करना बंद कर दिया। इसके बाद मैंने सबको उसके और उस लड़की के संबंधों के बारे में बता दिया। मेरे बार बार समझाने पर घर वाले भी उनकी शादी के लिए मान गए। आज मेरी शादी को 6 साल गुजर चुके हैं। मेरे देवर ने भी उस लड़की से शादी कर ली है और वे दोनों भी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।
इस कहानी के केंद्र में जो घटनाएं घटी वे न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमारे समाज में नैतिकता और रिश्तों की बुनियादी समझ को भी उजागर करती हैं। इस कथा के पीछे कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं छिपी हैं, जो हमें अपने निजी जीवन बनाए रखने में मदद करती है। कहानी में भाभी देवर के रिश्ते का उदाहरण इस बात को दर्शाता है कि समाज में पारिवारिक संबंध किस प्रकार से निर्धारित होते हैं। एक भाभी का अपने देवर के प्रति ममत्व का भाव होता है, जो उसे एक माँ के रूप में देखती है, और देवर का अपने भाभी के प्रति सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब इन सीमाओं का उल्लंघन होता है, तब रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। इसलिए हमें यह सीखने की जरूरत है कि हम अपने रिश्तों की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखें। कहानी में देवर का व्यवहार यही दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने प्रलोभन के कारण रिश्तों की मर्यादा को भूल जाता है। लेकिन यहाँ यह सीखने की बात है कि हमें अपने प्रलोभन पर नियंत्रण रखना चाहिए, जो हमें सही मार्ग पर बनाए रखता है और हमारी पहचान को मजबूती प्रदान करता है। कहानी में भाभी के प्रति देवर का बदलता रवैया और उसकी असंयुक्त को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है और हमें अनावश्यक संकटों से बचने में मदद मिलती है। परिवार हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और उसकी मर्यादा और सुरक्षा हमारे कर्तव्यों में से एक है। भाभी का अपने देवर के प्रति समर्पण उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना यह सिखाता है कि कैसे हम परिवार की गरिमा को बनाए रख सकते हैं। परिवार के हर सदस्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने परिवार की इज्जत और मर्यादा का ख्याल रखे और किसी भी प्रकार की असंता या अनैतिक व्यवहार से दूर रहे। कहानी में यह देखा गया कि भाभी को एक ऐसा मौका मिला था जहां वह अपने देवर के साथ कुछ ऐसा कर सकती थी जिससे उसका नैतिक पतन हो सकता था, लेकिन उसने संयम और नैतिकता का चुनाव किया। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे सामने जब भी कोई ऐसा अवसर आए जहां हमें अपने सिद्धांतों का त्याग करने की नौबत आए, तो हमें सही चुनाव करना चाहिए। नैतिकता का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें सच्ची पहचान और सम्मान दिलाता है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो इस कहानी से मिलती है वह है विश्वास और संवाद की अहमियत। परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की गलतफहमी या असमंजस को दूर करने के लिए संवाद का होना जरूरी है। यदि भाभी अपने पति से संवाद नहीं करती तो शायद स्थिति और बिगड़ सकती थी। इसलिए जब भी कोई अनिश्चितता या असहज स्थिति उत्पन्न हो, हमें अपने करीबी लोगों से खुलकर बात करनी चाहिए। यह विश्वास को बनाए रखने और रिश्तों को मजबूत करने में सहायक होता है। इस कहानी में स्त्रियों के आत्मसम्मान और सुरक्षा की बात भी प्रमुखता से सामने आती है। भाभी ने अपनी स्थिति को समझते हुए अपने देवर के गलत इरादों का सामना किया और उसे संयमित तरीके से निपटाया। यह संदेश देता है कि किसी भी परिस्थिति में एक महिला को अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। उसे अपनी सुरक्षा और सम्मान का पूरा अधिकार है और अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे उसका सामना दृढ़ता और साहस के साथ करना चाहिए। परिवार के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन और शिक्षा भी किसी भी परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी होती है। कहानी में सास और पति का रोल इस बात को दर्शाता है कि जब परिवार के सदस्य सही मार्गदर्शन देते हैं तो गलत फहम को दूर किया जा सकता है और रिश्तों की गरिमा को बचाया जा सकता है। हमें अपने बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेने से कभी नहीं कतरा चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव और ज्ञान हमें सही रास्ते पर ले जाने में मदद करता है। कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि जब भी किसी प्रकार की अनैतिकता या असंयुक्त से यह समझाया कि यह व्यवहार गलत है, यह संदेश हमें देता है कि समाज में किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अनुचित व्यवहार को सहन नहीं करना चाहिए। हमें दृढ़ता से उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना चाहिए। यह कहानी हमारे समाज की दृष्टि और सोच को भी रसाती है। अक्सर समाज में रिश्तों के प्रति हमारी धारणा एक विशेष तरीके से बनाई जाती है, लेकिन जब इन धारणाओं का उल्लंघन होता है तो यह समाज के लिए एक चेतावनी भी होती है कि हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि हमें अपने रिश्तों को समाज की बनी बनाई धारणाओं के
आधार पर नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों और नैतिकता के आधार पर तय करना चाहिए। कहानी में एक प्रमुख सीख यह भी है कि हमें अपनी सीमाओं का आदर करना चाहिए। हर रिश्ते की अपनी मर्यादा और सीमा होती है और उन सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए। भाभी और देवर का रिश्ता एक परिवार का हिस्सा है और उसमें एक सीमा होती है जिसे पार करने से रिश्तों में दरार आ सकती है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने रिश्तों में उस सीमा का आदर करें और किसी भी प्रकार की अनैतिकता से दूर रहें। इस कहानी में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं छिपी है जो हमें जीवन और रिश्तों के बारे में गहरी समझ प्रदान करती है। हमें अपने रिश्तों की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, आत्म संयम और नैतिकता का पालन करना चाहिए और परिवार की सुरक्षा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार की अनैतिकता के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है और हमें अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपने रिश्तों को सही ढंग से निभाना चाहिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।